आज हम भाषाओं का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में, जाति धर्म के आधार पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं का मुख्य रूप से, वैसे तो अनेक प्रकार के वर्गीकरण प्रचलित हैं, पर मुख्य रूप से दो वर्गीकरण विशेष रूप से प्रचलित हैं। पहला है आकृतिक मूलक वर्गीकरण, जिसको रूपात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं। दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, इसको ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। सबसे पहले हम आकृति मूलक वर्गीकरण देखते हैं। आकृति अर्थात शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, इसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें मुख्य आधार शब्द और पदों की रचना ही प्रमुख है। एक ही मूल शब्द अर्थात अर्थ तत्व, एक ही मूल शब्द अर्थात अर्थ तत्व से विभिन्न प्रत्यय लगाकर जो अनेक पद बनाए जाते हैं, उन्हें उन पदों में लगने वाले प्रत्ययों को ही हम क्या कहते हैं? रूप तत्व भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम रूप तत्व भी है। अतः इस रूप तत्व के कारण इसी आकृति मूलक वर्गीकरण का दूसरा नाम रूपात्मक वर्गीकरण भी है। पद रचना तथा वाक्य रचना भी आकृति के अंतर्गत है। अतः इसी वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्य मूलक भी कह दिया जाता है। संक्षेप में आकृति, रूप, रचना, पद या वाक्य, ये सभी यहाँ पर्याय हैं। अतः इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग इस वर्गीकरण के नाम के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलॉजिकल या सिंटैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रकार आकृतिमूलक वर्गीकरण में विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त पदों की आकृति अर्थात रूप रचना पर ध्यान दिया जाता है। विश्व भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण। अब इसके अंतर्गत जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत आकृति नाम से ही स्पष्ट है, समानता देखी जाती है। प्रायः सभी वैज्ञानिकों ने अपने ग्रंथों में आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर P.D. गुणे, डॉक्टर तारापुरवाला, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर मनमोहन गौतम आदि विद्वानों ने शब्दों के थोड़े बहुत अंतर के साथ भाषाओं का जो आकृति मूलक उदाहरण मिलता है, वह इस प्रकार है। आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किया जाता है। जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, उसको प्रारंभिक रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है अयोगात्मक भाषाएं। अयोगात्मक भाषाएं माने भाषाओं का वह वर्ग जिसकी भाषाओं में अर्थ तत्व माने प्रकृति के साथ रूप तत्व माने प्रत्यय का योग नहीं होता, उसे अयोगात्मक भाषा कहते हैं। माने अयोगात्मक भाषाओं में जो अर्थ तत्व माने प्रकृति माने धातु और शब्द में धातु और प्रत्यय होता है, उसमें प्रकृति को अर्थ तत्व कहते हैं और प्रत्यय को रूप तत्व कहते हैं। तो अयोगात्मक भाषाओं में प्रकृति के साथ रूप तत्व माने प्रत्यय का योग नहीं होता, इसीलिए इसका नाम अयोगात्मक है। दूसरा जो विभाजन है वो योगात्मक है। अयोगात्मक और योगात्मक में से दूसरा योगात्मक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग होता है। माने वह भाषा वर्ग, भाषाओं का वह वर्ग या समूह जिसकी भाषाओं में अर्थ तत्व माने प्रकृति के साथ रूप तत्व माने प्रत्यय का योग होता है, उसे हम योगात्मक भाषा कहते हैं। तो अर्थ तत्व
माने प्रकृति के साथ रूप तत्व के योग की शैली के आधार पर योगात्मक भाषाओं को पुनः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। माने योगात्मक भाषाओं के पुनः 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद है अश्लिष्ट योगात्मक। जो योगात्मक भाषाएं हैं उनके 3 भेद हैं। तो पहला है अश्लिष्ट योगात्मक, माने अश्लिष्ट भाषा। तो इसको प्रत्यय प्रधान भी कहते हैं, माने प्रत्यय इसमें प्रधान होता है। प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्ययों की प्रधानता होती है। योगात्मक भाषाओं का दूसरा भेद है श्लिष्ट योगात्मक। यह श्लिष्ट योगात्मक विभक्ति प्रधान होता है, माने इसमें विभक्तियों की प्रधानता होती है। तीसरा है प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट या समास प्रधान, माने इसमें समास की बहुलता होती है, समास प्रधान होता है। इस प्रकार अयोगात्मक का एक भेद तथा योगात्मक के यहाँ 2 दिया है, 3 भेद हैं इसके। 3 भेदों को जोड़कर आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर विश्व की भाषाओं को कुल 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला अयोगात्मक भाषाएं हैं, आइसोलेटिंग लैंग्वेजेस। योगात्मक भाषाओं के 3 भेद बताए थे, उसमें अश्लिष्ट योगात्मक माने प्रत्यय प्रधान भाषाएं, श्लिष्ट योगात्मक माने विभक्ति प्रधान भाषाएं तथा प्रश्लिष्ट योगात्मक माने समास प्रधान भाषाएं। तो अयोगात्मक के 3 भेद तथा एक योगात्मक, इस प्रकार 4 भेद कुल हो गए। तो सबसे पहले अयोगात्मक भाषाएं देखते हैं, आइसोलेटिंग लैंग्वेजेस। अयोगात्मक भाषाओं को निरअवयव या व्यास प्रधान भी कहा जाता है। निरअवयव माने जिसका अवयव नहीं होता, भेद नहीं होता। व्यास प्रधान माने यह विस्तृत होता है। अंग्रेजी में इन्हें इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। इस वर्ग की भाषाओं में प्रयुक्त शब्द मात्र अर्थ तत्व प्रकृति ही होते हैं, माने इसमें प्रत्यय वगैरह नहीं होता, केवल प्रकृति होता है, माने अर्थ तत्व ही होता है। प्रत्यय लगाकर उनके विभिन्न रूप नहीं बनते, अतः इस वर्ग की भाषाओं को धातु प्रधान या एकाक्षर भी कहते हैं। इन भाषाओं में रूप तत्व का काम स्थान, निपात, शब्द या सुर से लिया जाता है। अर्थात अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में सभी शब्दों का अन्वय बिना विभक्ति चिन्ह जोड़े ही होता है, केवल प्रकृति से काम चल जाता है। संस्कृत या अन्य भाषाओं के रूपों की भांति उनके रूप नहीं चलते, अतः संस्कृत आदि भाषाओं के समान कारक रचना तथा काल रचना भी उनमें नहीं होती। न ही शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि होते हैं। अतः इस वर्ग की भाषाओं के व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय का विचार नहीं किया जाता। क्या आ गया, ये फोन आ गया। हाँ, तो इनके व्याकरण में, इस वर्ग के व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय आदि का विचार नहीं किया जाता। वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध तो होता है, परंतु उस संबंध को बताने के लिए शब्द की प्रकृति में कोई विकार नहीं होता, माने केवल मूल शब्द ही होता है, उसमें प्रकृति उनमें प्रत्यय या अन्य प्रकार के कोई विभक्ति, समास वगैरह कोई संबंध ऐसा नहीं रहता। फिर संबंधों का निर्णय कैसे होता है? तो इसका निर्णय 3 आधारों पर किया जाता है। उसका जो संबंध होता है उसका निर्णय 3 आधार पर किया जाता है। पहला है वाक्य में उस शब्द के स्थान, माने स्थान के आधार पर।
वाक्यों में जो शब्द का स्थान होगा उस स्थान के आधार पर निर्णय किया जाएगा कि उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ कैसा है। फिर दूसरा है उस शब्द के साथ प्रयुक्त निपात, तो निपात के आधार पर निर्णय किया जाएगा उसका अर्थ कैसा होगा। तीसरा है सुर, शब्द में प्रयुक्त जो सुर, लहजा, जो स्वर हम कहते हैं ना, स्वराघात, बलाघात वगैरह, उसके आधार पर। तो ये तीन आधारों पर उनके अर्थों का निर्णय किया जाता है। वाक्य में शब्दों के अर्थों का निर्णय एक तो स्थान के आधार पर, निपात के आधार पर तथा सुर माने लहजा या उदात्त आदि स्वर के आधार पर किया जाता है। अतः इस वर्ग की भाषाओं में निपात, स्थान तथा सुर का बहुत महत्व है। अयोगात्मक वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी भाषा है। अयोगात्मक वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी भाषा है। इसके अतिरिक्त सूडानी भाषा है, तिब्बती, बर्मी तथा सियामी भाषाएं भी इसी वर्ग की हैं। इन भाषाओं के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। हमने जैसे कि देखा था, इनका अर्थ निर्णय जो है स्थान के आधार पर होता है तथा निपात के आधार पर होता है और स्वर के आधार पर होता है। तो स्थान के आधार पर अर्थ निर्णय का उदाहरण देखते हैं। कहते हैं कुछ भाषाओं में शब्द के स्थान बदल लेने से ही उसका अर्थ बदल जाता है। इस वर्ग में चीनी भाषा प्रमुख है, माने वाक्य में शब्द का स्थान बदल देंगे तो उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। चीनी भाषा के निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का स्थान बदल देने पर उनका अर्थ भी बदल जाता है। प्रथम वाक्य में 3 शब्द हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ इस प्रकार है, नगो, नी और ता। नगो माने मैं, नी माने तू और ता माने मारना। तो इन तीनों शब्दों को वाक्य में बोलेंगे नगो तनी, माने नगो माने मैं, ठीक है, और नी माने तो तू था और ता माने मारना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं मारता हूँ। नगो माने मैं, ता माने मारना और नी माने तुझे, तो मैं तुझे मारता हूँ, ये अर्थ हो गया। अब इसका स्थान यदि बदल कर ऐसे रख दिया जाए कि नी तान गो, तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा, नी माने तू, ता माने मारता है, गो माने मुझे। तो इस प्रकार तू मारता है मुझे, इस तरह से अर्थ हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। तालेन, तालेन माने बड़ा आदमी, तालेन माने बड़ा आदमी। किंतु लेन ता का अर्थ होता है आदमी बड़ा है। अगला उदाहरण है ता कुओक माने बड़ा राज्य, किंतु कुओक ता उल्टा कर देंगे तो राज्य बड़ा है, ऐसे अर्थ निकलेगा। दूसरा जो आधार है, निपात के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। निपात आपको पता है, इनका संस्कृत की दृष्टि से देखते हैं तो ये वाक्य की पूर्ति के लिए आते हैं, इनके कोई रूप वगैरह नहीं चलते। तो उन पूरक शब्दों को निपात कहते हैं जो वाक्य में अर्थबोध कराने में सहायक होते हैं, निपात कहते हैं। निपातों को रिक्त शब्द भी कहा जाता है। चीनी आदि भाषाओं में निपात शब्द की सहायता से अर्थबोध कराया जाता है। उदाहरणार्थ मुँह का अर्थ माता होता है, छिह का अर्थ का तथा सु का अर्थ पुत्र होता है। इस वाक्य में छिह एक निपात के रूप में प्रयुक्त है। छिह का अर्थ का है और वह एक निपात है, जो यह अर्थ स्पष्ट करता है कि पुत्र माता का ही है, अन्य किसी का नहीं है। माने माता के साथ संबंध, माता का अधिकार बता रहा है, का एक अधिकार बताने के लिए निपात है ये। तो साथ ही उपर्युक्त वाक्य में छिह माने का केवल संबंध कारक का ही कार्य कर रहा है, संबंध, माता के साथ संबंध बता रहा है। यद्यपि इसके अन्य स्वतंत्र अर्थ जाना, वह इत्यादि भी हैं, परंतु यहाँ पर केवल संबंध कारक, संबंध के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
तो निपात द्वारा अर्थ परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित वाक्य में देखा जा सकता है। वांग माने राजा, पाओ माने रक्षा करना, मीन माने जनता। इसका अर्थ हो जाएगा अर्थात वांग माने राजा जनता की रक्षा करता है। पाओ माने रक्षा करना, मीन माने जनता, माने राजा जनता की रक्षा करता है। किंतु इस वाक्य में वांग के बाद छिह निपात का प्रयोग करने पर, वांग माने राजा है, उसके बाद छिह, छिह का अर्थ का होता है, तो छिह का प्रयोग करने पर अर्थ क्या, वाक्य क्या बनेगा, वांग छिह पाओ मान, माने अर्थ अब हो जाएगा राजा द्वारा रक्षित जनता। संक्षेप में निपात से इन भाषाओं में निम्नलिखित दो काम किए जाते हैं। क्या क्या? शब्दों का अर्थों में परिवर्तन तथा शब्दों के अर्थों की सूक्ष्मता को प्रकट करना। ये दो प्रकार के निपात के कार्य हैं। तीसरा जो अर्थ परिवर्तन का आधार है वह सुर है, माने लहजा या टोन। इसके आधार पर भी अर्थ निर्णय किया जाता है। किसी वर्ण के उच्चारण के ढंग को सुर कहते हैं। संस्कृत में वैदिक भाषाओं में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि हमने पढ़ा हुआ है व्याकरण में, तो इनका प्रयोग होता है। उन्हें भी यहाँ सुर कहा गया है। तो सुर के अंतर्गत लहजा, टोन तो है ही, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जैसा भी इसमें अर्थ लिया गया। दूसरे शब्दों में आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर बोलना सुर कहलाता है। अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में सुर के प्रयोग से अर्थों में बड़ा भारी अंतर होता है। चीनी भाषा का एक शब्द उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, कुएई। इस शब्द में ई स्वर का उच्चारण यदि उदात्त हो तो इसका अर्थ दुष्ट होता है, किंतु ई का उच्चारण यदि अनुदात्त हो तो अर्थ उसका सामान्य हो जाता है। इस प्रकार एक ही विशेषण भिन्न सुरों उदात्त अनुदात्त के भेद से नितांत विरोधी अर्थों को प्रकट करता है। चीनी भाषा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के सुरों का व्यवहार होता है। सामान्य है संपूर्ण शब्द का सामान्य लहजा, पहला है संपूर्ण शब्द का सामान्य लहजा। दूसरा है नीचे से ऊंचाई की ओर, माने शब्द का पूर्वांश नीचे सुर में तथा उत्तर का जो अंश है, भाग है, वो ऊंचे सुर में। तीसरा है ऊंचाई से नीचे की ओर, माने संख्या के विपरीत, 2 के विपरीत, माने पूर्वांश पहला भाग ऊंचे स्वर में तथा जो उत्तरांश माने दूसरा भाग है वो नीचे स्वर में। चौथा भेद है संपूर्ण शब्द का उच्चारण ऊंचे स्वर में। उदाहरण के लिए ब, ब, ब इन 4 अक्षर शब्दों का उच्चारण 4 विभिन्न सुरों में करने से अर्थ होगा, 3 महिलाओं ने राजा के कृपा पात्र के कान उमेठे। तो ये ब इन 4 अक्षर का उच्चारण अलग अलग स्वर में करेंगे तो यह अर्थ निकलता है। इसी प्रकार येन, इस एक शब्द का अर्थ भी स्वर के भेद से 4 प्रकार का हो जाता है। माने एक बार हंस हो जाता है, एक बार धुआं, एक बार नमक और एक बार आँख। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इन भाषाओं में सुर आदि के प्रयोग के द्वारा शब्दों की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष यह है कि अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में स्थान, निपात तथा सुर का बड़ा महत्व है। इन भाषाओं का व्याकरण इन्हें विवेचन करता है। यद्यपि सामान्य रूप से इन वर्ग की भाषाओं में इनका अधिक महत्व है, तथापि इन भाषाओं में इनमें से किसी एक का महत्व अधिक रहता है। उदाहरणार्थ अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में से चीनी भाषा में स्थान तथा सुर का अधिक महत्व रहता है। सूडानी भाषा में केवल स्थान का अधिक महत्व रहता है। बर्मी तथा तिब्बती भाषा में निपात का ज़्यादा महत्व रहता है। सियामी भाषा में सुर का विशेष महत्व रहता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इन भाषाओं में अन्य निपात आदि का महत्व नहीं रहता, परंतु एक तत्व का किसी किसी भाषा में महत्व अधिक रहता है, अन्य
तत्वों का महत्व कम रहता है। इस प्रकार हमने अयोगात्मक भाषाओं का अध्ययन किया। आगे हम योगात्मक भाषाओं का